नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। हमेशा में कन्फ्यूजन रहती है कि पैरोल और फरलो के बीच में क्या डिफरेंस है। इनफैक्ट इस बार को यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया था। हाल ही में केस में भी इसी तरह का क्वेश्चन था, वो रेस किया गया था। जैसे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक कन्विक्ट को जैसे गॉडमैन नारायण साईं जो कि है, जो कि आसाराम के बेटे हैं, उन पे एक केस चल रहा था, तो उसमें उन्होंने फरलो की डिमांड की थी, फरलो की रिक्वेस्ट की थी इनफैक्ट। तो कोर्ट ने कहा कि भाई फरलो जो है वो एब्सोल्यूट लीगल राइट नहीं है, हम यहाँ पे फरलो आपको डिनाई कर सकते हैं। कोर्ट ने इनफैक्ट यहाँ पे कुछ पैरोल और फरलो के बीच के डिफरेंसेस भी बताए। ये भी बताया कि कैसे ये मैटर ऑफ राइट नहीं है और कैसे यहाँ पे कोर्ट या फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफाइन कर सकता है या वो डिसाइड कर सकता है कि किसी पर्सन को कब फरलो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट केस की साइटेशन थी स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नारायण साईं। जानेंगे इस वीडियो में एग्जैक्टली कि क्या फरलो होता है, क्या पैरोल होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या हैं और डिससिमिलैरिटीज क्या हैं। अगर आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज प्रीलिम्स में इस दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल के एग्जाम्स के कोर्सेज भी आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या मैटर है और किस तरह से कोर्ट ने यहाँ पे डिफरेंस जो है वो चॉक आउट किया है परोल और फरलो के बीच में। कोर्ट का ये कहना है कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ग्रांट करने के जो तरीके हैं, ग्रांट करने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। अब बेंच पे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बैठे बैठे थे, जस्टिस बीवी नागरत्ना बैठी थी। इन दोनों ने मिलके कुछ बातें बताई जिससे हमें और क्लैरिटी आई कि किस तरह से दोनों के बीच में एक डिफरेंस आप चॉक आउट कर सकते हैं। पहली बात जो है कि ये दोनों शॉर्ट टर्म टेम्परेरी रिलीज को फॉर्म करते हैं। कोई भी कन्विक्ट है, जेल में बंद है, अपनी सजा काट रहा है, तो वहां पे वो फरलो या परोल दोनों की डिमांड कर सकता है। अब ये जो है वो शॉर्ट टर्म होता है, मतलब कुछ समय के लिए उसको जेल से बाहर जाने दिया जाता है और फिर वापस से उसको जेल में आना पड़ता है। परोल की अगर हम बात करें तो परोल एक स्पेसिफिक एक्सीजेंसी के लिए मीट किया जाता है। लेट अस से घर में कोई डेथ हो गई है, बच्चे की शादी है या कुछ ऐसा पर्पस है जिसके लिए ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है उस पर्सन का जाना, तो वहाँ पे वो परोल को माँग सकता है, परोल की डिमांड कर सकता है। तो परोल ग्रांट किया जाता है किसी स्पेसिफिक एक्सीजेंसी के लिए। फरलो जो है वो एक स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ ईयर्स के बाद दिया जाता है, उसका कोई रीज़न नहीं होता। फरलो यूजुअली कहा जाता है कि आपकी जो आपने इतने लंबे समय से जो सज़ा काटी है, लेट अस से आपकी 2/3 सज़ा पूरी हो गई है, आपका अच्छा कंडक्ट रहा है, आप काफ़ी अच्छे इनमेट बन के रहे हैं, तो फरलॉ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन प्रिंसिपल है, वो रिफॉर्मेटिव जस्टिस पे रिलाय करता है। रिफॉर्मेटिव जस्टिस क्या कहता है कि देखो हर क्रिमिनल को रिफॉर्म होने का एक मौका दिया जाना चाहिए। तो अब इसमें फरलॉ में क्या होता है कि अगर उसका कंडक्ट अच्छा है तो उसको सोशली वो जाके इन्वॉल्व हो, अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन रहे, वो अपने जो भी उसने क्राइम किया था जिसके लिए उसको सज़ा मिली है, उस सज़ा में लगभग वो अपनी अपने उस ऑब्जेक्टिव को या फिर आप कहें कि पनिशमेंट के ऑब्जेक्टिव को मीट कर चुका है। अब वो रिफॉर्म हो चुका है। उस पर्सन को पता है कि उसकी क्या गलतियाँ थी। इस बात को वो मान रहा है, उस बात को वो इस बात पे वो बिल्कुल इस बात पे एश्योरेंस है उसको कि अब वो आगे से इस तरह का कुछ भी नहीं करेगा, वो किसी नई क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं रहेगा। अब वो एक क्लीन रिकॉर्ड जो है मेंटेन करेगा। तो फरलॉ बेसिकली क्या होता है, एक तरह से मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए दिया जाता है इम्प्रिजनमेंट से। जैसा कि मैंने बताया रिफॉर्मेटिव जस्टिस का पार्ट है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि अब आप जाके फैमिली के साथ रहो, अपनी कंटिन्यूटी जो है लाइफ की उसको वापस से स्टार्ट करो, इंटीग्रेट हो जाओ सोसाइटी के साथ। तो थोड़े-थोड़े दिन के लिए अगर आप फरलो में जा रहे हो तो फिर अब आप वहाँ से जब वापस आएँगे तो आपको और ज़्यादा इस बात का गिल्ट रहेगा कि आपको इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए थी, क्राइम में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए था। अब जो अगली अगली जो आप अपनी नेक्स्ट लाइफ जो आप जियोगे, ठीक है? वो एक सेकंड न्यू लाइफ की तरह होगी। फरलॉ भी देखो मैंने कहा कि क्लेम की जा सकती है बिना किसी रीजन के। याद रखना परोल में कोई रीजन होना ज़रूरी है। एक्सीजेंसी कुछ इमरजेंसी होनी ज़रूरी है। फरलॉ में कोई रीजन नहीं होता। लेकिन फरलॉ एक एब्सोल्यूट लीगल राइट भी नहीं बनता। कोई पर्सन है 2/3 1/3 या अच्छी सज़ा काट चुका है, लेकिन उसके और उसका कंडक्ट भी अच्छा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका राइट बन जाएगा फरलॉ का। ठीक है? तो लीगल राइट यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है। बिल्कुल हाँ, वो डिमांड कर सकता है फरलॉ की। अब जेल अथॉरिटीज़ से पूछा जाएगा, ठीक है? जेल अथॉरिटीज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या स्टेट गवर्नमेंट को बताएँगी कि हाँ, ये पर्सन जो है एकदम ठीक था, इसने अच्छे से बर्ताव किया, इसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कंडक्ट जेल में इसकी बहुत अच्छी रही है, इसे फरलॉ दे दिया जा सकता है। अब फरलॉ जो है बेसिकली इसलिए भी दिया जाता है कि मेक श्योर किया जाता है कि कहीं आप किसी ड्रेडेड क्रिमिनल को तो फरलॉ नहीं दे रहे। तो पब्लिक इंटरेस्ट और जो पर्सनल इंटरेस्ट है या पर्सनल
इंडिपेंडेंस है उसके बीच में बैलेंस ड्रॉ किया जाता है। आप फरलॉ देते समय इस बात को स्टेट गवर्नमेंट्स ध्यान रखती हैं कि जिसको वो फरलॉ दे रहे हैं कहीं उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत खराब तो नहीं है, कहीं वो हिस्ट्री शीटर तो नहीं है, तो ऐसे लोगों को फरलॉ नहीं दिया जाता। अच्छा, अब यहाँ पे बेंच ने क्या ऑब्जर्व किया? बेंच ने कहा देखो फरलॉ देते समय 2 कंपीटिंग इंटरेस्ट को हमें बैलेंस करना होगा। एक है रिफॉर्मेटिव इंटरेस्ट कि अब जो पर्सन है, जो कन्विक्ट है वो रिफॉर्म हो गया है। अब वो अच्छे से जीवन यापन करना चाहता है, अपना राइट काइंड ऑफ लाइफ वो चूज़ कर चुका है, वो उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ अगर वो बाहर जाए, तो वो सोसाइटी के लिए एक थ्रेट ना बन जाए, क्योंकि देखो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स रहे हैं उसके, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है, तो कहीं ऐसा ना हो वापस जाके वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। तो कोर्ट को कई बार इन बातों का या स्टेट गवर्नमेंट को इन बातों का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे देखो स्टेट ऑफ गुजरात में के इस केस में क्या हुआ? यहाँ पे जैसे हमने देखा नारायण साईं केस में कोर्ट ने यही कहा कि देखो आप जिस जिस बेसिकली जिस क्राइम पे सज़ा काट रहे हैं, ठीक है? तो अब गुजरात हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते की फरलॉ दे दी थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, ये फरलॉ जो है आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि कोर्ट ने बॉम्बे फरलॉ पैरोल रूल्स को पढ़ते हुए कहा कि ये लीगल राइट तो आपका है नहीं, ठीक है? दूसरी बात है कि हमें ये पूरा डर है कि अगर हम आपको बाहर सेट फ्री कर देंगे, तो आप एविडेंसेस को विशिएट कर सकते हैं फिर से, ठीक है? तो इसलिए हम आपको एज़ अ एब्सोल्यूट राइट नहीं देंगे, किसी भी तरह का यहाँ पे आपको राइट नहीं है। क्योंकि दूसरी बात कोर्ट ने यहाँ पे कंसिडर इसलिए भी किया, क्यों नारायण साईं की फरलॉ को मना किया? क्योंकि नारायण साईं के बारे में जब जेल अथॉरिटीज़ से पूछा गया, तो जेल सुपरिटेंडेंट ने बहुत नेगेटिव ओपिनियन दिया। जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ये जो इनमेट हैं, ये इल्लीगली फ़ोन भी अंदर रख रहे थे अपने पास और ये इन्होंने कई बार बाहर कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश की है। तो इनकी जो कंडक्ट रही है, इनका जो पूरा रहने का तरीका रहा है जेल में, वो एक बहुत अच्छे कैदी की तरह नहीं रहा, ठीक है? तो इन्होंने कभी हमारे रूल्स को फ़ॉलो नहीं किया, ये ठीक से नहीं रह रहे थे। हमने तो एक बार इनके पास मोबाइल फ़ोन भी पकड़ा था। तो यहीं फिर कोर्ट को लगा कि नहीं, अगर हम आपको बाहर भेज देते हैं, तो मेबी हो सकता है कि पब्लिक पीस का वायलेशन हो, क्योंकि आपके जो फॉलोवर्स हैं, ठीक है? वो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट एक थ्रेट बन सकते हैं। आप बाहर जाके कंप्लेनेंट को नुकसान पहुँचा सकते हैं। आप अपने एविडेंसेस को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको फरलॉ जो है वो नहीं देंगे। साथ ही साथ विटनेस की जान भी खतरे में है। अब आप बाहर जाएँगे तो आप हो सकता है कि विटनेस को डराएँ-धमकाएँ, प्लस आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी जेल से अच्छा नहीं आया है, तो फिर कहीं न कहीं आप अभी भी अपनी गलती को लेके गिल्टी नहीं हैं। आपने जो क्राइम किया था, उसको लेके शायद आप में गिल्ट नहीं है। तो कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि आपकी मास फॉलोइंग को देखते हुए एक रीजनेबल एप्रीहेंशन हम लगा सकते हैं कि आपके बाहर रहने से पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है वो गुजरात में खराब हो सकती है। इसलिए यहाँ पे क्लियरली कहा गया कोर्ट ने कि हम आपको फरलॉ नहीं देंगे। इनफैक्ट कोर्ट के पास एक और रीज़न भी था नारायण साईं को फरलॉ ना देने का। कोर्ट ने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट में हमारे पास ये भी खबरें हैं, हमारे पास ये भी एविडेंसेस हैं कि जब ट्रायल कोर्ट में आपका मैटर चल रहा था, तो आपने पब्लिक ऑफिसर्स को भी ब्राइब देने की कोशिश की थी। तो फिर क्योंकि आप हैबिचुअल हैं इस तरह के काम करने के, तो मेबी आप फिर से ऐसा कर सकते हैं। इसलिए कोर्ट ने मना कर दिया फरलॉ देने से नारायण साईं को। तो यहाँ पे बात ये हो जाती है कि देखो एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, ये लीगल राइट डिनाई किया जा सकता है फरलॉ का। अब बात करते हैं पैरोल की। पैरोल एग्जैक्टली क्या है? देखो पैरोल क्या एक सिस्टम है जिससे प्रिजनर को कुछ समय के लिए उसकी सेंटेंस सस्पेंड करके उसे बाहर छोड़ दिया जाता है। ये कंडीशनल होती है, बेसिकली डिपेंड करता है कि देखो ऐसा नहीं है कि एक्सीजेंसी है तो आपको पैरोल मिलेगी ही मिलेगी। मे भी हो सकता है आप बहुत ड्रेडेड क्रिमिनल हैं, हिस्ट्री शीटर हैं कोई पर्सन, तो उसको पैरोल नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे एक पीरियोडिक जो डेटा सेट या फिर जो कंडक्ट है उसकी रिकॉर्ड बनाया जाता है जेल अथॉरिटी से पैरोल देने से पहले। जो कोर्ट है वो चेक करता है, वो देखता है कि क्या पर्सन का यहाँ पे कंडक्ट ठीक रहा है, स्टेट गवर्नमेंट देखती है कि कंडक्ट ठीक रहा है। जैसे हम यूएस और ब्रिटेन की बात करें कि ऐसी कोई भी सज़ा जो 18 महीने से ऊपर की है और 1/3 सज़ा वहाँ पे इनमेट पूरा कर चुका है, तो वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इंडिया में कैसे चलता है? इंडिया में पैरोल और फरलॉ दोनों जो है वो प्रिजन एक्ट 1894 से डिराइव होते हैं, यहाँ से पावर्स मिलती हैं, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने प्रिज़न लॉज़ होते हैं। याद रखिएगा कि जो प्रिज़न्स होती हैं वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने-अपने लॉज़ बनाती है। तो आपको दिल्ली का अपना स्टेट प्रिज़न एक्ट मिलेगा, आपको आपको गुजरात का बॉम्बे स्टेट प्रिज़न एक्ट से डिराइव होता है। तो ये अलग-अलग स्टेट के अपने प्रिज़न लॉज़ हैं और उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि किसको कैसे पैरोल देना है, किसको फरलॉ देना है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे यूएपीए के केसेस में, टेररिज्म के केसेस में, मल्टीपल मर्डर के केसेस में पैरोल एलिजिबल नहीं है। ये क्लियरली मेंशन है कि इस तरह के ऐसे केसेस जहाँ पे आप बहुत ड्रेडेड क्रिमिनल रहे हैं, आपका हिस्ट्री शीट रहा या आपकी जो शीट है वो इस तरह से खराब रही है, आपने काफ़ी मल्टीपल मर्डर्स किए हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व रहे हैं, टेररिस्ट आपके एंटीसीडेंट्स हैं,
तो वहाँ पे आपको पैरोल या फरलॉ नहीं मिलेगी। पैरोल तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, फरलॉ तो बात बनता ही नहीं। तो याद रखिएगा पहले पैरोल आती है फिर फरलॉ आता है। अब यहाँ पे एग्ज़ैक्टली ये हो जाता है कि देखो गुजरात गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो इस बात को ज़रूर ये देने की बात कर सकती है, या गुजरात हाई कोर्ट ने फरलॉ देने की बात की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब जैसे आप देखेंगे राजस्थान के केस में भी मैं आपको अगर कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँ तो राजस्थान में जैसे पैरोल जो है वो 20 दिन के लिए दिया जाता है, फिर सेकंड पैरोल 30 दिन के लिए दिया जाता है, फिर उसके बाद प्रिज़नर परमानेंट पैरोल के लिए फरलॉ के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पैरोल जो है और फरलॉ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। हर स्टेट के अपने-अपने लॉज़ हैं। तो स्टेट स्पेसिफिक होके हमें देखना पड़ता है कि कितने दिन की पैरोल या फरलॉ मिलती है, कितने दिन की पैरोल मिलती है। पैरोल जैसा मैंने आपको बताया स्टेट एग्जीक्यूटिव देता है, जेल अथॉरिटीज़ एक रिपोर्ट सबमिट करती है स्टेट गवर्नमेंट को, फिर स्टेट गवर्नमेंट ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन पे पैरोल के बारे में सोचती है। जैसे अभय चौटाला के केस में आपने देखा, जैसे आपने बाकियों के केस में भी देखा कि किस तरह से कोर्ट ने यहाँ पे पैरोल को कंसिडर किया था। अच्छा एक बात है कि अगर आपकी पैरोल रिजेक्ट हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट को आप पैरोल कोई अप्लाई करता है और वो रिजेक्ट हो जाती है, तो कन्विक्ट जो है वो हाई कोर्ट जा सकता है उसको चैलेंज करने के लिए। अब कोर्ट उस पे डिसाइड करेगा। जैसे आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो प्रिजन्स के डीजी थे, उन्होंने मना कर दिया था फरलॉ देने से, फिर हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डिनायल कर दिया। एग्जैक्टली इस तरह से आप देखेंगे संजय दत्त, संतोष कुमार सिंह, बहुत सारे प्रियदर्शनी मट्टू के केस में, मतलब एक जो मर्डरर था, रेपिस्ट था, तो बहुत सारे जगहों पे आपने देखा है कि पैरोल समय समय पे मिलती रहती है। किसी को एलएलबी का एग्जाम लिखना था इसलिए पैरोल दे दिया गया, किसी के घर में डेथ हो गई इसलिए पैरोल दे दिया गया। ठीक है, एक ये यूजुअली होती है कि 7 डेज की पैरोल आपको हर जगह दिखेगी। वो यही होती है कि कोई भी इमरजेंसी हो तो कन्विक्ट को आप 7 दिन के लिए पैरोल पे भेज सकते हैं। फरलॉ की बात कर लेते हैं। फरलॉ भी मोर और लेस सिमिलर होता है, बट फरलॉ क्या होता है, लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट के केसेस में दिया जाता है। जैसे कि लेट अस से कोई पर्सन आजीवन कारावास में है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में है, तो उसको आप फरलॉ दे सकते हैं। ठीक है, जाके आप 2 साल के लिए फरलॉ दे दो कि 2 साल के बाद अगर उसकी कंडक्ट ठीक होगी, वो सोसाइटी में ठीक से इंटीग्रेट किया कर चुका होगा, तो फिर वो अपनी सज़ा माफ़ी मांग सकता है। ठीक है, तो फरलॉ बेसिकली इसलिए किया जाता है, एक तरह से रिमिशन ही हो जाता है सेंटेंस का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फरलॉ मिलने के बाद वो पर्सन रिमिशन की डिमांड कर सकता है, प्रोवाइडेड उसका कंडक्ट सोसाइटी में जाके रहा हो। अगेन फरलॉ क्या है, एक मैटर ऑफ राइट माना जाता है, लेकिन प्रोवाइडेड फिर वही है कि फरलॉ के लिए कोर्ट्स को या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को ये देखना होता है कि वो पर्सन जो है अब सोशली ठीक है, मतलब सोशली ठीक है इन द सेंस कि उसका सोशल इंटीग्रेशन किया जा सकता है, उसके भी कुछ सोसाइटी के राइट्स हैं, वो उनको एन्जॉय करे, उसके कुछ अपने राइट्स हैं, वो उनको एन्जॉय करे, प्रोवाइडेड वो सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए एक थ्रेट ना बने। डिफरेंसेस की हम बात करें, आप देखेंगे कि पैरोल जो है वो मैटर ऑफ राइट नहीं माना जाता। स्पेसिफिक केसेस में दिया जाता है, डेथ है, फैमिली वेडिंग है, ब्लड रिलेटिव का कुछ इशू है, वहाँ पे दिया जाता है। पैरोल को डिनाई भी किया जा सकता है अगर सफिशिएंट केस जो है बन जाए। ठीक है, तो इट मे बी डिनाइड टू अ प्रिजनर इवन व्हेन ही मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस। एग्जैक्टली यही चीज प्रीलिम्स में पूछी हुई थी कि इट कैन नॉट बी डिनाइड इवन इफ ही मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस। तो याद रखिएगा कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो पैरोल को डिनाई कर सकती हैं। यूजुअली पैरोल उन कन्विक्ट्स को तो बिल्कुल नहीं दिया जाता जिनके अगेंस्ट सीरियस केसेस फाइल्ड होते हैं। तो यही जानना था हमें पर फरलॉ और पैरोल के बारे में। आशा करता हूँ क्लियर हो गए होंगे दोनों टॉपिक्स। तो इस तरह के टॉपिक्स मैं लाता रहूँगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।